नायरा मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। उसके पिता प्राइवेट नौकरी करते थे और वो इतना कमा लेते थे जितने में उनके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। नायरा की शादी कार्तिक से हो जाती है। कार्तिक बहुत ही अमीर घर का लड़का था। नायरा दुल्हन बनकर हजारों सपने लेकर अपने ससुराल की चौखट पर कदम रख चुकी थी। उसे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो ससुराल में नहीं बल्कि एक पिंजरे में कैद होने के लिए आ चुकी है। नायरा के ससुराल वालों के अंदर पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। कार्तिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। कार्तिक और नायरा ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और उसी तरह से नायरा के सपने भी एक एक करके टूट रहे थे। एक बार की बात है, नायरा को कोठी तक पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे। अंदर घुसते ही उसकी सास राधिका ने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया। नायरा, तुम कहाँ चली गई थी? राधिका बहुत ही नाराज और परेशान नजर आई। मम्मी जी केमिस्ट से बैंडेड लाने गई थी। नायरा डरी सहमी बोली। सेब काटते हुए चाकू से उंगली कट गई थी। नायरा, तुमसे सेब काटने के लिए किसने कहा था? सेब काट कर देने का काम कमला का है, उसी को करने दो तो ज़्यादा अच्छा है। आखिर हमारी सेवा करने की वो पगार लेती है। उसका काम खुद करने की आदत तुम्हें छोड़नी चाहिए। जी। सास की कही बातों के समर्थन में नायरा के मुंह से बस इतना ही निकला। और हाँ, बैंडेड लाने इतनी दूर तुम पैदल क्यों गई? क्या ड्राइवर राम सिंह ने कार से चलने की बात तुमसे नहीं की थी? कही थी माँ जी, पर दवा की दुकान है ही कितनी दूर। मैंने सोचा कार से जाने की बजाय पैदल जाकर जल्दी लौट आऊंगी। नायरा ने सफाई दी। इस घर की बहू हो तुम नायरा, किसी काम से बाहर निकलो तो कार से जाओ। वैसे खुद काम करने की आदत अब छोड़ दो। जी। नायरा और कुछ भी नहीं बोल सकी। मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरी इन बातों में खास वजन नहीं नजर आता होगा, क्योंकि तुम्हारे मायके में कोई इस तरह से बर्ताव नहीं करता। लेकिन अब तुम मेरे कहे अनुसार चलना सीखो। हर काम हमारे ऊंचे स्तर के अनुसार करने की आदत डालो। और सुनो, अनामिका के साथ डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर जाकर अपनी उंगली दिखा लेना। मम्मी जी, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपनी सास की पैनी नज़रों से घबरा कर नायरा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक समझा। जाओ, नाश्ता कर लो और सारा काम कमला से ही करवाना। तुमको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास के कमरे से बाहर आकर नायरा कमला को सिर्फ चाय लाने का आदेश देकर अपने बेडरूम में चली गई। कार्तिक की गैर हाजिरी उसे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो सामने होता तो रो झगड़कर अपने मन की बेचैनी जरूर कम कर लेती। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में वो अपनी अतीत की यादों में खो गई। कार्तिक के साथ उसका प्रेम विवाह करीब 3 महीने पहले हुआ था। एक साधारण से घर में पली बड़ी नायरा एक बेहद अमीर परिवार की बहू बनकर आ गई थी। कार्तिक और नायरा MBA की पढ़ाई के दौरान मिले थे। दोनों की दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। पर कॉलेज के वे दिन बेहद रोमांटिक और मौज मस्ती से भरे थे। नायरा को कार्तिक की अमीरी का एहसास था, पर अमीर घर की बहू बनकर उसे इस तरह घुटन व अपमान का सामना करना पड़ेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नायरा चाहकर भी ऐसे मौक़ों पर अपने मन की भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाती। वो अजीब सी कुंठा का शिकार होती और बेवजह खुद की नज़रों में अपने को गिरा समझती। ऐसा था नहीं, पर उसे लगता था कि सास ससुर व ननद तीनों ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं। सच तो ये है कि उसे बहू के रूप में अपना कर भी उन्होंने नहीं अपनाया है। हर 2-4 दिन बाद कोई न कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती जो नायरा के मन का सुख चैन छीन लेती। वो दहेज में जो साड़ियाँ लाई थी, उनकी खरीदारी उसने बड़े चाव से की थी। उसके माता पिता ने उन पर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था, पर यहाँ आकर सिर्फ 2 साड़ियाँ पहनने की इजाज़त उसे अपनी सास से मिली। बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहू साड़ियों में कोई बुराई नहीं है, पर इनकी कम कीमत का अंदाज़ा
मेरी परिचित हर औरत आसानी से लगा लेगी। तब मैं उनकी मखौल उड़ाती नजरों व तानों का सामना नहीं कर सकूंगी। प्लीज तुम इन्हें मत पहनना, या फिर जब तुम कभी अपने मायके जाओ तो वहां जी भरकर पहन लेना। अपनी सास की सलाह सुनकर नायरा मन ही मन बहुत दुखी हुई थी। बाद में नायरा ने गुस्से से भरकर कार्तिक से पूछा था, दूसरों की नज़रों में ऊंचा बने रहने को क्या हमें अपनी खुशी व शौक दांव पर लगाने चाहिए? डार्लिंग, क्यों बेकार की टेंशन ले रही हो? कार्तिक ने बड़े सहज भाव से उसे समझाया। माँ तुम्हें एक से एक बढ़िया साड़ियाँ दिला रही हैं ना। उनकी खुशी के खातिर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। शादी के बाद कार्तिक के प्रेम में जरा भी अंतर नहीं आया था। इसी बात का उसे सबसे बड़ा सहारा था, वरना वो अपनी ससुराल वालों की अमीरी की दिखावट के कारण अपना बहुत ज़्यादा खून फूंकती। उसके ससुर संतोष जी ने भी उसकी इच्छाओं व भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। नायरा कार्तिक के बराबर की योग्यता रखती थी। दोनों ने MBA साथ साथ किया था। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने की सदा इच्छा ही उसके मन में रही थी। कार्तिक ने अपने खानदानी व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। नायरा भी वैसा ही करना चाहती थी और कार्तिक को इस पर कोई ऐतराज भी नहीं था। पर उसके ससुर संतोष जी ने उसकी बिजनेस में सहयोग देने की इच्छा जानकर अपना एक तरफा निर्णय पल भर में सुना दिया था। अपनी भाभी या बड़ी बहन की तरफ से काम पर जाने की उसे ना तो जरूरत है और ना ही ऐसा करने की इजाज़त मैं उसे दूंगा। अब वो मेरे घर की बहू है और उसे सिर्फ ठाट बाट व रुतबे के साथ जीने की कला सीखने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक बार फिर कार्तिक उसे प्यार से समझा बुझाकर निराशा व उदासी के कोहरे से बाहर निकाल लाया था। अपने पति की गैर मौजूदगी में ससुराल की आलीशान कोठी में नायरा लगभग हर समय घुटन व बेचैनी अनुभव करती। यद्यपि कभी किसी ने उसके साथ बदसलूकी या उसका अनादर नहीं किया था, फिर भी नायरा को हमेशा लगता था कि वो शादी करके सोने के पिंजरे में कैद हो गई है। कमला ने चाय की ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश किया तो नायरा अतीत की यादों से उभर आई। उसके आदेश पर कमला चाय की ट्रे मेज पर रखकर बाहर चली गई। खराब मूड के चलते नायरा ने कमरे में रखे स्टील के ग्लास में चाय उड़ेली, क्योंकि ठंडे मौसम में स्टील के ग्लास में चाय पीने का उसका शौक सालों पुराना था। पहली दफ़ा उसकी सास ने उसे स्टील के ग्लास में चाय पीते देखकर फौरन टोका था। बहू, वैसे तो चाय ग्लास में भी पी जा सकती है, अपने मायके में तुम ऐसा करती ही रही हो, पर यहाँ की बात और है। अच्छा रहेगा कि कमला चाय की ट्रे सजा कर लाए और तुम हमेशा कप प्लेट में ही चाय पीने की आदत बना लो। आज बैंडेड वाली घटना के कारण नायरा के मन में विद्रोह के भाव थे, तभी उसने चाय गिलास में तैयार की और ऐसा करते हुए उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। कार्तिक फैक्ट्री के काम से 3 दिन के लिए मुंबई गया था। उसकी गैर मौजूदगी में नायरा की व्यस्तता बहुत कम हो गई। चाय पीने के बाद उसने कुछ देर आराम किया। फिर उठने के बाद वो अपने भैया के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गाजियाबाद जाने की तैयारी में लग गई। राधिका को जब पता चला कि बहू गाजियाबाद जाने की तैयारी कर रही है तो ये सोचकर वो भी पति संतोष सहित बहू के साथ होली कि रास्ते में अपनी बहन सीमा से मिल लेंगी। मम्मी पापा और भाभी को जाता देखकर अनामिका भी उनके साथ होली। राधिका की बड़ी बहन सीमा की कोठी ऐसे इलाके में थी जहां का विकास अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं था। रास्ता काफ़ी खराब था, सड़क पर प्रकाश की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। ड्राइवर राम सिंह को कार चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। राधिका जब अपनी बहन के घर पहुंची तो पता चला कि उनका लगभग पूरा परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने मेरठ गया हुआ था। घर में सीमा की छोटी बेटी अंकिता और नौकर मोहन मौजूद थे। अंकिता ने जिद करके उन्हें चाय पीने को रोक लिया। उन्हें वहां पहुंचे अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक हवा बहुत तेजी से चलने लगी और बिजली चली गई। मैं मोमबत्तियां लाती हूँ कहते हुए अंकिता रसोई की तरफ चली गई।
लगता है बहुत जोर से बारिश आएगी। संतोष जी की आवाज़ चिंता से भर उठी। मौसम का जायजा लेने के इरादे से संतोष जी उठकर बाहर बरामदे की दिशा में चले। कमरे में बहुत अंधेरा था, सो वो टटोलते टटोलते आगे बढ़े। तभी एक चुहिया उनके पैर के ऊपर से गुजरी। वो घबरा कर उछल पड़े। उनका पैर मेज के पाए से उलझा और अंधेरे कमरे में कई तरह की आवाज़ें एक साथ उभरी। मेज पर रखा शीशे का गुलदान छनाक की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया। संतोष जी का सिर सोफे के हत्थे से टकराया। चोट लगने की आवाज़ के साथ उनकी पीड़ा भरी हाय पूरे घर में गूंज गई। क्या हुआ जी? राधिका की चीख में अनामिका और नायरा की चिंतित आवाज़ें दब गईं। संतोष जी किसी सवाल का जवाब देने की हालत में ही नहीं रहे थे। उनकी खामोशी ने राधिका को बुरी तरह से घबरा दिया। वो किसी पागल की तरह चिल्लाकर अंकिता से जल्दी मोमबत्ती लाने को शोर मचाने लगी। अंकिता जलती मोमबत्ती ले भागती सी बैठक में आई। उसके प्रकाश में फर्श पर गिरे संतोष जी को देख राधिका और अनामिका जोर जोर से रोने लगी। अपने ससुर के औंधे मुंह पड़े शरीर को नायरा ने ताकत लगाकर सीधा किया। उनके सिर से बहते खून पर सबकी नज़र एक साथ पड़ी। पापा पापा। अनामिका के हाथ पांव की शक्ति जाती रही और वो सोफे पर निढाल सी पसर गई। नायरा के आदेश पर अंकिता ने मोमबत्ती राधिका को पकड़ा दी। मोहन भी घटना स्थल पर आ गया। नायरा ने मोहन और अंकिता की सहायता से मूर्छित संतोष जी को किसी तरह उठाकर सोफे पर लिटाया। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, नायरा घाव की गहराई को देखते हुए बोली। अंकिता तुम बाहर खड़े राम सिंह ड्राइवर को बुला लाओ। राधिका अपने पति को होश में लाने की कोशिश रोते रोते कर रही थी और अनामिका भयभीत हो अश्रुपूरित आंखों से अधलेटी सी पूरे दृश्य को देखे जा रही थी। अंकिता बाहर से आकर बोली, भाभी आपका ड्राइवर राम सिंह गाड़ी के पास नहीं है। मैंने तो आवाज़ भी लगाई लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं देखती हूँ मम्मी, आप हथेली से घाव को दबा कर रखिए। राधिका की हथेली घाव पर रखवा कर नायरा मेन गेट की तरफ बढ़ गई। अंकिता भी उसके पीछे पीछे होली। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है अंकिता। यहाँ पड़ोस में कोई डॉक्टर है नहीं भाभी। अंकिता ने इनकार में सिर हिलाया। नज़दीकी अस्पताल कहाँ है? बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर है भाभी। टैक्सी या 3 व्हीलर कहाँ मिलेगा? मेन रोड पर चल मेरे साथ। कहाँ भाभी? टैक्सी या 3 व्हीलर लाने, उसी में पापा को अस्पताल ले चलेंगे। अंधेरे में डूबी गली में दोनों तेज चाल से मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। तभी बादल जोर से गरजे और तेज बारिश पड़ने लगी। सड़क के गड्ढों से बचती बचाती दोनों करीब 10 मिनट में मुख्य सड़क पर पहुंची। बारिश ने दोनों को बुरी तरह से भिगो दिया था। एक तरफ उन्हें 3 व्हीलर खड़े नजर आए तो वे उस ओर चल दी। नायरा ने 3 व्हीलर के अंदर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, भैया अंदर कॉलोनी में चलो, एक मरीज को अस्पताल तक ले जाना है। कौन से अस्पताल? ड्राइवर ने रूखे स्वर में पूछा। किसी भी पास के सरकारी अस्पताल में ले चलना है। अब जरा जल्दी चलो, अंदर सड़क बड़ी खराब है मैडम, स्कूटर निकल जाएगा। किसी और को ले जाओ मैडम, मौसम बेहद खराब है। बहन जी आप मेरे स्कूटर में बैठें, एक सरदार ड्राइवर ने उसकी बातचीत में दखल देते हुए कहा। धन्यवाद भैया, नायरा ने अंकिता के साथ स्कूटर में बैठते हुए कहा। सरदार जी सावधानी से स्कूटर चलाने के साथ साथ उन दोनों का हौसला भी अपनी बातों से बढ़ाते रहे। घर पहुंचने के बाद वो उन दोनों के पीछे पीछे बैठक में भी चले आए। मम्मी मैं 3 व्हीलर ले आई हूँ, पापा को अस्पताल ले चलते हैं। नायरा की आवाज़ में जरा भी कंपन नहीं था। संतोष जी होश में आ चुके थे पर अपने अंदर बैठने या बोलने की ताकत महसूस नहीं कर रहे थे। चिंतित नज़रों से सबकी तरफ देखने के बाद उनकी आंखें भर आई थी। इनसे चला नहीं जाएगा, पंजे में मोच आई है और दर्द बहुत तेज है। घाव को दबाकर बैठी राधिका ने रोआ से स्वर में उसे जानकारी दी। ड्राइवर भैया आप पापा जी को बाहर तक ले चलने में हमारी मदद करेंगे। नायरा ने मदद मांगने वाली नज़रों से सरदार जी की तरफ देखा। जरूर बहन जी, फिक्र की कोई बात नहीं। हट्टे कट्टे सरदार जी आगे बढ़े और उन्होंने अकेले ही संतोष जी को अपनी गोद में उठा लिया।
थ्री व्हीलर में पहले राधिका और फिर नायरा बैठी। उन्होंने संतोष जी को अपनी गोद में लिटा सा लिया। सरदार जी ने अंकिता और अनामिका को पास के सरकारी अस्पताल का रास्ता समझाया और राम सिंह के लौटने पर कार अस्पताल लाने की हिदायत देकर स्कूटर अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। बिजली की कौंध व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश थमी नहीं थी। मुख्य सड़क के किनारे बने छोटे से सरकारी अस्पताल में फैली बदइंतजामी का सामना उन्हें पहुंचते ही करना पड़ा। वहां के कर्मचारियों ने खस्ताहाल स्ट्रेचर सरदार जी को मरीज लाने के लिए थमा दिया। अंदर आपातकालीन कमरे में डॉक्टर का काम 2 कंपाउंडर कर रहे थे। डॉक्टर साहब अपने बंद कमरे में आराम फरमा रहे थे। डॉक्टर को बुलाने की नायरा की प्रार्थना का कंपाउंडरों पर कोई असर नहीं पड़ा तो वो एकदम से चिल्ला पड़ी, डॉक्टर यहाँ सोने आते हैं या मरीजों को देखने? मैं उठाती हूँ उन्हें। और इसी के साथ नायरा डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ी। एक कंपाउंडर ने नायरा का रास्ता रोकने की कोशिश की तो सरदार जी उसका हाथ पकड़कर बोले, बादशाह हो, इन बहन जी से उलझे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये पुलिस कमिश्नर की रिश्तेदार हैं। इंसान की पर्सनैलिटी देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाना सीखो और अपनी नौकरी को खतरे में डालने से बचाओ। एक ने भागकर नायरा के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने नाराज़गी भरे अंदाज में दरवाज़ा खोला। कंपाउंडर ने उन्हें अंदर ले जाकर जो समझाया उसके प्रभाव में आकर डॉक्टर की नींद हवा हो गई और वो संतोष जी को देखने चुस्ती से कमरे से बाहर निकल आया। डॉक्टर को जख्म सिलने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा। संतोष जी के पैर में एक कंपाउंडर ने कैंप बैंडेज बड़ी कुशलता से बांध दिया। दूसरे ने दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगता नहीं कि हड्डी टूटी है, पर कल इनके पैर का एक्सरे करा लेना। दवाइयाँ मैंने पर्चे पर लिख दी है, इन्हें 5 दिन तक खिला देना। अगर हड्डी टूटी निकली तो प्लास्टर चढ़ेगा। माथे के घाव की पट्टी 2 दिन बाद बदलवा लीजिएगा। डॉक्टर ने बड़े अदब के साथ सारी बात समझाई। तभी राम सिंह और अंकिता और अनामिका वहां आ पहुंचे। अनामिका अपने पिता की छाती से लगकर रोने लगी। राम सिंह ने राधिका को सफाई दी। साहब ने कहा था कि घंटे भर बाद चलेंगे। मैं सिगरेट लाने को दुकान ढूंढने निकला तो जोर से बारिश आ गई। गलती हुई, मुझे कार से दूर नहीं जाना चाहिए था। स्ट्रेचर पर लिटाकर दोनों कंपाउंडर संतोष जी को कार तक लाए। नायरा ने उन्हें इनाम के तौर पर 50 रुपए राधिका से दिलवाए। सरदार जी तो किराए के पैसे ले ही नहीं रहे थे। अपनी इस छोटी बहन की तरफ से उसके भतीजे भतीजियों को मिठाई खिलवाना भैया। नायरा के ऐसा कहने पर ही भावुक स्वभाव वाले सरदार जी ने बड़ी मुश्किल से 100 रुपए का नोट पकड़ा। विदा लेने के समय तक सरदार जी ने नायरा के हौसले व समझदारी की तारीफ करना जारी रखा। इसी तरह का काम लौटते समय अंकिता भी करती रही। वो इस बात से बहुत प्रभावित थी कि अंधेरे और बारिश की चिंता न कर नायरा भाभी निडर भाव से 3 व्हीलर लाने निकल पड़ी थी। अंकिता को उसके घर छोड़ वो सब वापस लौट पड़े। सभी के कपड़े खराब हो चुके थे। संतोष जी को आराम करने की जरूरत भी थी। उस रात सोने जाने से पहले राधिका और अनामिका नायरा से मिलने उसके कमरे में आई। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत और समझबूझ से बड़ा साथ दिया। हमारे तो उनकी खराब हालत देखकर हाथ पैर ही फूल गए थे। तुम न होती तो न जाने क्या होता। नायरा को छाती से लगाकर राधिका ने एक तरह से उसे धन्यवाद दिया। भाभी, मुझे भी अपनी जैसी साहसी बना दो। अपने ढीलेपन पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अनामिका ने कहा। बहू, तुम्हारे सीधे साधे व्यक्तित्व की खूबियाँ हमें आज देखने को मिली। मुसीबत के समय हम माँ बेटी की सतही चमक धमक फीकी पड़ गई। हम बेकार तुम में कमियां निकालते थे। जीवन की चुनौतियां व संघर्षों का सामना करने का आत्मविश्वास तुम में ही ज़्यादा है। तुम्हारा इस घर की बहू बनना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भावुक नजर आ रही राधिका ने एक तरह से अपने अतीत के रूखे बर्ताव के लिए नायरा से माफ़ी मांगी। माँ जी, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने तो इस घर को हमेशा अपना घर माना है और आप लोगों को अपना। माँ जी, इस घर में मैं यही सोच कर आई थी कि मैं अपने एक माता पिता को छोड़कर दूसरे माता पिता के पास ही जा रही हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया।
यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैंने कभी आपके लिए तो अपने मन में कुछ रखा ही नहीं था। आज राधिका जी को अपनी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। राधिका जी अपने मन ही मन में सोच रही थी कि उन्हें पैसों का कितना घमंड था। उनकी बहू इतनी अच्छी थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाई। हर समय उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, उसके मायके वालों का अपमान किया। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वहां से उठकर वो अपने कमरे में चली आईं। नायरा अपने ससुर की सेवा के साथ साथ पूरे घर का ध्यान रखती थी। अपने पिता की गैर मौजूदगी में कार्तिक ने पूरा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इसी तरह धीरे धीरे करके 1 महीने में संतोष जी बिल्कुल ठीक हो गए। इस 1 महीने में उन्होंने जो भी देखा उसके चलते संतोष जी ने एक फैसला कर लिया था। एक दिन शाम को हॉल में बैठे सब चाय पी रहे थे, वहीं संतोष जी भी हॉल में आए। तभी नायरा ने कहा, अरे पापा, आप बाहर क्यों आ गए? आपको तो आराम करना चाहिए। नहीं बहू, बहुत आराम कर लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी थी, इसीलिए मैं नीचे आया हूँ। बताइए ना पापा जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है। तभी राधिका जी ने भी पूछा, क्या हुआ जी, आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राधिका, आज से पहले हमारे घर से कोई भी औरत घर से बाहर काम करने नहीं गई, लेकिन 1 महीने में जो कुछ भी बहू ने किया है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए अब मैं आराम करूँगा और बिजनेस हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। मुझे उन दोनों पर पूरा यकीन है। राधिका जी संतोष जी के फैसले से बहुत खुश थीं। अनामिका भी अपने पापा की बात को सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार नायरा ने अपने ससुराल वालों का दिल पूरी तरह से जीत लिया और वो उनकी बहू से बेटी बन गई थी। राधिका जी के अंदर अब पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी और कभी किसी को पैसों का ताना नहीं मारती थी। अब उन्होंने एक साधारण सी जिंदगी जीना सीख लिया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पैसे ही काम नहीं आते। इंसान का व्यक्तित्व ही बहुत मायने रखता है। नायरा अपने बदले हुए ससुराल को देखकर बहुत खुश थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।